साथियों, रेलवे साइंस के लिए आज केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न होंगे आज के। तो साथियों देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके रेलवे के एएलपी, रेलवे जेई, रेलवे आरपीएफ, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी आपका रेलवे एएलपी का पेपर है, बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे, गर्दा उड़ा देना है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे 100 क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में देखेंगे केमिस्ट्री के। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना ही है, क्योंकि इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे, देखते हैं क्वेश्चंस। सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चलिए तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों देखते हैं क्वेश्चंस, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? देखिए, दहन, श्वसन, भोजन का पचना, ये सभी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सीधे सीधे बड़ा ही सरल तरीके से आप अवक्षेपण आंसर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ध्यान से देखिए, नमक के घोल में जब हम सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं तो दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? आप बोलोगे सर ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? याद रखना, संक्षारण जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। और संक्षारण की बात करें तो ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इनमें से कौन सी वो अभिक्रिया है जिनके युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? देखो राइट होगा उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रियाओं के जो युग्म होते हैं वो हमेशा साथ साथ होते हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको करवाएंगे साथियों, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी, उनको देखकर जाते हो ना आप, तो साइंस में मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो। आगे देखिए, इसका अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? यानी किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अभिकारक। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, श्वसन की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो भाई देखिए, जब हम क्षारक को जल में घोलते हैं तो उससे क्या मुक्त होता है? तो OH- आयन। याद रखना, OH- आयन, ठीक है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही पूछे या दूध पूछे, क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, क्या कहलाता है? तो अम्ल करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो भाई इनमें से कौन प्रबल अम्ल का उदाहरण है? तो देखिए, प्रबल अम्लीय का उदाहरण इनमें से कौन सा है? याद रखिएगा, जिसका पीएच मान 0 होता है उसको प्रबल अम्ल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है किससे? देखिए, लिटमस का जो रंजक होता है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस रंजक किस रंग का होता है? तो याद रखना, बैंगनी रंग का होता है। चलिए, तो लिटमस रंजक जो है बैंगनी रंग का होता है, जो कि किससे निकाला जाता है? आप बोलोगे सर ये लाइकेन से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इससे साथियों ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण CaOCl2 बनता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी, लिटमस पत्र ये सभी किस प्रकार का सूचक है? देखिए, करेक्ट आएगा प्राकृतिक, संश्लेषित नहीं, प्राकृतिक, ओनली प्राकृतिक। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? यानी प्राकृतिक गैस जब जलता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है? देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है,
कॉपर चूर्ण को, देखिए कॉपर के चूर्ण को जब वायु में गर्म करते हैं, यानी कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि कॉपर चूर्ण को जब हम वायु में गर्म करते हैं तो उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, और ये जो परत होता है वो किस रंग का दिखता है? तो सीधे सीधे याद रखना ब्लैक, काले रंग का दिखता है। ठीक है, काली होती है वो। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान लगभग 14 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। लगभग में पूछा है तो 14 आपको याद रखना है। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो दांत का जो मसूड़ा होता है ये साथियों किस पदार्थ का बना होता है? करेक्ट आएगा साथियों कैल्शियम फास्फेट का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कैल्शियम फास्फेट। अगला, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, इससे सरल क्वेश्चन दुनिया में हो ही नहीं सकता है। आप बोलोगे सर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, 7 याद रखना है। आगे देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली जो होता है ना, इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली और अंगूर याद रखना, इमली और अंगूर दोनों में ही टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, यह पूछा जा रहा है साथियों। तो याद रखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो दानेदार जस्ता पर जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं तो उससे कौन सा गैस उत्पन्न होता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। दानेदार जस्ता पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है तो इससे कौन सा गैस है जो कि उत्सर्जित होता है? याद रखिए हाइड्रोजन गैस। आगे देखिए जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे होते हैं? तो जिंक तथा लेड की बात करें, ये कॉपर की अपेक्षा जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक और लेड ये जो है ना साथियों, ये दोनों जो है ये कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं? तो अधिक क्रियाशील होते हैं। ये आपको याद रखना है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अंगूर का किण्वन करना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो अंगूर का किण्वन करना साथियों ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आप बोलोगे सर ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? यानी मैग्नीशियम का रिबन जब जलता है तो उससे किस प्रकृति का लौ जो है वो उत्सर्जित होता है? याद रखिएगा श्वेत चमकदार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? तो श्वेत चमकदार। फिर से पढ़िए, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? तो श्वेत चमकदार। आगे देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? देखिए खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर ये सभी जो है ना साथियों एक जाति के यौगिक है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस इन सभी से अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है जो कि होता है कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ जल का आधा अणु। और यही अगर जिप्सम का पूछे ना, जिप्सम का, देखिए जिप्सम की बात की जाए तो CaSO4 विथ जल का 2 अणु, ठीक है, 2H2O होता है। याद रखिएगा। आगे देखिए मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो भाई मधुमक्खी जब डंक मारती है ना तो उससे बेकिंग सोडा से उपचार करने में लाभ मिलता है। तो बेकिंग सोडा करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिए मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? देखिए मुंह को साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? आप बोलोगे सर क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जस्ता जो है ना, जस्ता का अयस्क इनमें से कौन सा है? तो देखिए जस्ता का अयस्क आपसे पूछा है कौन सा एक जस्ता का अयस्क है? तो यहाँ आपका जिंक ब्लेड दिख रहा है ना, जिंक ब्लेड जो है ये साथियों जस्ता का ही तो अयस्क होता है। आगे देखिए एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो देखिए एल्यूमिना का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर
एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? आप बोलोगे सर ऑक्सीजन गैस जमा होती है। आगे देखिए कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो याद रखिएगा सोना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो इनमें से कौन सा धातु है जिसको हम जल में डालेंगे तो वो तैरेगा? याद रखिएगा कैल्शियम। आगे देखिए एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो भाई एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो तन्यता, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। इनमें से कौन सी धातु है जो चमकीली है? तो भाई कौन सी धातु है साथियों जो कि चमकीली होती है? तो देखिए करेक्ट आएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों। ब्रोमीन याद रखना है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो इनमें से वो कौन सी धातु है जो कि जल के साथ अभिक्रिया करती है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर पोटासियम। पोटासियम का परमाणु संख्या 19 होता है, याद रखिएगा, और पोटासियम जो है ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। अगला है आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? तो भाई आयन वाले यौगिक यानी आयनिक यौगिक के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं साथियों। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? देखिए जब मैग्नीशियम जलता है ना तो साथियों मैग्नीशियम के दहन से यानी जलने से जो उत्पादक बनता है उसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, क्षारीय। अगला क्वेश्चन है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आप बोलोगे सर सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। इनमें से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु के बारे में पूछा है तो मरकरी होगा। मरकरी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी मरकरी, पारा। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो देखिए श्वेत फास्फोरस यहाँ आपको दिख रहा है। ये जो श्वेत फास्फोरस होता है ये साथियों अधातु है और इसको पानी में ही डुबा के रखा जाता है। ताम्र एवं टीन यानी साथियों यहाँ हम बात करें तांबा यानी कॉपर, टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और टीन के मिश्र धातु से क्या बनता है? कांसा बनता है यानी ब्रॉन्ज बनता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कांसा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सीसा और टीन की मिश्र धातु से क्या बनता है? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु से सोल्डर बनता है। याद रखना सीसा और टीन की मिश्र धातु से क्या बनता है? तो सोल्डर बनता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो भाई साथियों कॉपर को जब हम वायु में जलाते हैं ना तो कौन सा यौगिक बनता है? आप बोलोगे सर कॉपर का क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा ना, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सिलिका क्या है? तो देखिए सिलिका की बात की जा रही है, सिलिका के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिलिका एक उपधातु होता है। उपधातु किसको बोलते हैं? मेटलॉइड, यानी जिसमें धातु और अधातु इन दोनों का ही गुण पाया जाता है उसको हम उपधातु बोलते हैं। आगे देखिए धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के आघात वर्ध्यता वाले गुण को दर्शाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? मान लेते कोई मिश्र धातु है, ठीक है, मान लेते कॉपर है और उसमें पारा को मिला दिया जाए तो ये जो मिश्र धातु बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? अमलगम बनेंगे। एक चीज याद रखना, इसको अमलगम तो बोलेंगे लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि कभी भी पारा जो है ना, पारा जो है ये लोहा के साथ मिलके अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? यानी इनमें से कौन सा अल्कोहल है जो पीने के लिए उपयुक्त होता है? वैसे तो कोई भी अल्कोहल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाकी अल्कोहलों से कौन सा अल्कोहल है जो पीने के लिए उपयुक्त होता है? तो एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक पूछा है, कितना होता है? देखिए क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है वो 334 केल्विन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 334 केल्विन। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिससे एथेनॉल बना है। तो भाई उस हाइड्रोकार्बन का आपको नाम बताना है जिससे एथेनॉल को बनाया गया है। देखिए राइट आएगा इथेन से, ऑप्शन नंबर सी इथेन। रबड़ निम्न में से किसका बहुलक होता है? तो रबड़ की बात की जा रही है तो रबड़ किसका बहुलक है? आप बोलोगे सर आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सिंगल एलिमेंट यानी तत्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम साथियों यौगिक बोलते हैं, यौगिक कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बना पदार्थ क्या बनता है? तो इसे हम मिक्सर बोलते हैं यानी मिश्रण बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो भाई इनमें से कौन सा अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आयोडीन और ग्रेफाइट। साथियों ये दो अधातु ऐसे होते हैं जिनमें धातुई चमक पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? देखिए इनमें से कौन सा एक यौगिक है? तो ध्यान से देखिएगा, यौगिक का उदाहरण कौन है? तो देखो अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यहाँ आपका अमोनिया। NH3 जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के समान अनुपात में मिले हुए तत्वों से बना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो इनमें से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। वायु। वायु की बात करें तो ये क्या है? ये गैसों का मिश्रण है ना। अगला पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए। बारूद क्या होता है? तो बारूद की बात की जा रही है तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो साथियों विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसको सर्वप्रथम कनाद ने कहा था, कनाद। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो भाई परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? इनमें से अस्थायी कण आपसे पूछा है, इनमें से कौन अस्थायी कण है? आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन तो नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन इसमें पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इसमें नेगेटिव आवेश तो होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, इसीलिए इसको अस्थायी कण बोला जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। आगे देखिए, परमाणुविक नाभिक किसने खोजा था? तो भाई ये रदरफोर्ड ने खोजा था। नेक्स्ट है, इनमें से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन की बात की जा रही है, किसमें नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? देखिए इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली, है ना, डी ब्रोगली, याद रखिएगा, डी ब्रोगली ने की थी। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्वतंत्र कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो याद रखिएगा परमाणु। अगला, किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? देखिए किसी भी परमाणु का जो गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है? याद रखिए, राइट है। देखिए किसी भी परमाणु का गुण, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी साथी। तो किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो अल्फा कण से। ऑप्शन नंबर डी याद रखना, किन किरणों के प्रकीर्णन से? तो अल्फा कण के। आगे देखिए, नेक्स्ट है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या होता है? तो भाई परमाणु भार का जो अंतरराष्ट्रीय मानक होता है वो होता है साथियों कार्बन 12। ये याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसी परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो याद रखिएगा 8। ऑप्शन नंबर बी। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, और इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना साथियों, ये किस मौलिक कण पर? तो भाई याद रखना, करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन, वो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति
किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी भी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो किस पर निर्भर करती है? देखिए करेक्ट आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण की बात की जा रही है जो कि परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा परमाणु संख्या। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो साथियों देखिए किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो फोटोन। फोटोन को जो है ना कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हेनरी बेकेरेल ने की थी। याद रखिए हेनरी बेकेरेल ने। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई पूछे तो क्यूरी आएगा और रेडियो सक्रियता का एसआई इकाई पूछेगा तो बेकेरेल आएगा। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश इनमें से किसमें होता है? तो बीटा किरण में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? तो इनमें से वो कौन सा किरण है जिसकी आयतन क्षमता जो है वो सबसे कम होती है? तो आयतन क्षमता गामा किरण का जो है, देखिए गामा किरण का जो आयतन क्षमता होता है वो सबसे कम होता है और गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किस प्रकार से? तो कार्बन डेटिंग, पृथ्वी की आयु का पूछा है ना, तो यूरेनियम डेटिंग का। देखिए पृथ्वी का आयु का आकलन पूछे यूरेनियम डेटिंग और जीवाश्मों की आयु का पूछे तो कार्बन डेटिंग, दोनों याद रखना है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार पूछा है, तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑटो हन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो साथियों परमाणु शक्ति संयंत्र जो है ये देखिए विखंडन के सिद्धांत पर, याद रखना विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है किससे? तो नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है? अभी मैंने बताया जीवाश्मों की आयु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें होते हैं? तो पोलोनियम में होती है, याद रखना। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा यौगिक है जिसकी आकृति जो है वो बिल्कुल चतुष्फलकीय होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो भाई इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं, याद रखना। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण बोलते हैं। फिर से पढ़िए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो भाई ऑक्सीकरण कहलाती है, याद रखना है। आगे देखिए रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है वो कौन सा है? याद रखिए कोबाल्ट 60। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया कौन सी है? तो हाइड्रोजन के जलने से जो संबंधित प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो भाई देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन के जलने से संबंध की जो प्रक्रिया होती है उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो भाई वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं साथियों। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो याद रखना लवण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, याद रखिए। किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? इनमें से कौन सी अधातु नहीं है? तो एल्युमिनियम धातु है ना, बाकी सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ये सभी अधातु हैं। चलिए आगे देखिए निम्न में से कौन एक परमाणुविक गैस है? तो इनमें से कौन सी एक परमाणुविक गैस है? देखिए करेक्ट होगा हीलियम। हीलियम जो है नोबेल गैस है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस थे, बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से। मेरे साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिक्स क्वेश्चंस के बहुत सारी क्लासेस करवा दिया। उतना अगर कर लेते हो तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चैनल के अंदर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पेपर से पहले आप सारे क्लासेस को देख कर जाना। ये केवल रेलवे एएलपी के लिए ही नहीं बल्कि लोकल, देखिए एएलपी, जेई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर कब है अभी लोको पायलट का।
असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर कब है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।